नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं डॉक्टर अमिता शर्मा, जो कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मी मंडी में व्याख्याता के पद पर पदस्थ हूं। आइए बच्चों, अब पढ़ाई के लिए तैयार हो जाइए। आज हम जीव विज्ञान के अध्याय 3 में मानव जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं मानव जनन के बारे में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि मानव जनन, चूंकि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जनन की परिभाषा क्या होती, जनन क्या होता है, फिर भी हम एक बार उसको दोहरा देंगे कि जनन क्या होता है। जनन अपनी ही जाति के जो जाति और वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जो क्रिया होती है उसको हम जनन कहते हैं। जनन, यहाँ पर हम मानव जनन की बात कर रहे हैं, तो जनन की क्रिया होती है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नर और मादा दो अलग अलग लिंगों की जरूरत पड़ती है, जिसमें उनके युग्मक बनते हैं और युग्मक के बाद ही युग्मनज का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम युग्मक का निर्माण कहाँ होगा, कैसे होगा, कौन कौन से अंग इसमें कार्य करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक का निर्माण होता है नर में और मादा युग्मक का निर्माण होता है मादा में। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि नर युग्मक में आप देख रहे हैं 23 लिखा हुआ है और मादा युग्मक में भी 23 लिखा हुआ है। चाहे वो नर हो चाहे मादा हो, मानवों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और ये 46 जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, इसको निरंतर बनाए रखने के लिए ही ये लैंगिक जनन की क्रिया होती है। विभाजन आपने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में कि विभाजन 2 प्रकार का होता है। एक होता है समसूत्री विभाजन, दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है, बाकी पूरे शरीर में केवल समसूत्री की क्रिया होती है, लेकिन जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन की ही क्रिया होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नर में 46 गुणसूत्र होते हैं। ये 46 गुणसूत्र जब नर युग्मक का निर्माण करते हैं, तब यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है और अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होने के पश्चात 2 नर युग्मक बनते हैं, जिसमें कि 23 गुणसूत्र जाते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही दिखाया है, इसलिए आपको एक ही दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार मादा में भी 46 गुणसूत्र होते हैं और वहां पर भी अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है और उसके द्वारा 23 गुणसूत्र का एक अंडक बनता है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है, तो ये निर्मित करते हैं एक युग्मनज, जहां पर गुणसूत्रों की संख्या वापस से बराबर से 46 की आ जाती है। युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण से ही नए संतान बनती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 46 गुणसूत्रों की संख्या है, ये बराबर से बनी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुणसूत्रों की संख्या बनी हुई रहनी चाहिए, बराबर से, कम या ज्यादा नहीं होती। यदि मान लीजिए यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता तो 46 का डबल हो जाता 92। इस तरीके से हम देखेंगे तो कितने सारे गुणसूत्रों की हो जाती, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। नर और मादा मानव में केवल गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, इससे ज्यादा नहीं होती है, ना कम होती है। यदि होती है, एक आध उसमें ज्यादा आ जाता है, तो एक विकृति हो जाती है। तो चलिए, अब हमने ये जाना कि नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण जो है, उसका निर्माण 46 गुणसूत्रों के द्वारा होता है और वो हमको 23 गुणसूत्र वाला एक
युग्मक प्रदान करते हैं जो कि संलयन होकर युग्मनज का निर्माण कर भ्रूण बनाते हैं और भ्रूण ये नई संतान को उत्पन्न करता है। जनन की हम प्रमुख घटनाओं के बारे में पहले आपको बता देते हैं कि इसमें हम कौन कौन सी घटनाओं के बारे में जानेंगे। इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। एक होता है युग्मक जनन, दूसरा होता है युग्मक स्थानांतरण, तीसरा होता है निषेचन, रोपण, गेस्टेशन, प्रसव। युग्मक जनन में जैसा कि शब्द का अर्थ आपको समझा रहा है, युग्मकों का निर्माण होना। फिर युग्मक का स्थानांतरण होता है। निषेचन की क्रिया में युग्मकों का संलयन होकर युग्मनज का निर्माण होता है। जब युग्मनज बन जाता है तो वहां पर फिर अगली स्टेप होती है रोपण, जिसमें कि ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है और वो गर्भाशय में रोपित हो जाता है। गेस्टेशन में उसी जो ब्लास्टोसिस्ट है उसका डेवलपमेंट होता है और उसके पश्चात प्रसव की क्रिया होती है जिसमें कि बच्चे को पैदा किया जाता है। अब ये पूरी क्रिया हम 3 भागों में पढ़ेंगे। निषेचन पूर्व घटना, जिसको हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट भी कहते हैं, निषेचन जिसको हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, और निषेचन पश्च घटना जिसको हम इंग्लिश में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट भी कहते हैं। निषेचन पूर्व घटना, ये घटना होती है निषेचन के पूर्व। निषेचन में जैसा कि आपको मैंने बताया कि युग्मकों का निर्माण होता है और ये युग्मक जो निर्मित हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं, उसके बाद युग्मकों के निर्माण के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज ही निषेचन की क्रिया को संपूर्ण कराता है। इसके पूर्व, निषेचन के पूर्व की जो घटना होती है उसमें युग्मकों का निर्माण होता है। यहाँ पर युग्मकों का निर्माण होगा और निषेचन पश्च घटना में जो युग्मनज बन गया है उसके बाद जो भ्रूण का निर्माण होता है वो भ्रूण कैसे बनता है और कैसे एक बच्चा उत्पन्न होता है वो प्रक्रिया इसमें समझाई जाएगी। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं पहली घटना की, निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना में दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक पहली जिसको हम युग्मक जनन कहते हैं, दूसरी जिसको हम कहते हैं युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन की प्रक्रिया, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि यह वह प्रक्रिया है जिससे युग्मक का निर्माण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। युग्मक जनन किसे कहते हैं? यह वह प्रक्रिया है जिससे युग्मक का निर्माण होता है। इसमें 2 प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है, एक शुक्राणु और दूसरा अंडाणु। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है नर में, जिसके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं को हम इंग्लिश में स्पर्म्स भी कहते हैं। और मादा में अंडाणु जनन अर्थात oogenesis की प्रक्रिया होती है जिससे कि अंड कोशिका का निर्माण होता है, अंडक का निर्माण होता है, जिसे हम ओवम भी कहते हैं इंग्लिश में। जब ये शुक्राणु जनन की क्रिया से शुक्राणु का निर्माण होता है और अंडाणु जनन से अंड कोशिका का निर्माण होता है, यह पूरी प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ये कई बार पूछे भी जाते हैं इसमें प्रक्रिया कि ये कैसे होती है। तो चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है, किस अंग में होती है और कैसे होती है। हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले नर में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। नर में वे कौन कौन से अंग होते हैं जो शुक्राणुओं के निर्माण, या हम कह सकते हैं कि जनन अंग कौन से होते हैं वो जो जनन में सहायता करते हैं। तो जनन में जो नर जनन अंग कौन से नर में पाए जाते हैं वो होता है एक जोड़ी वृषण और वृषण कोश, एक जोड़ी अधिवृषण, एक जोड़ी शुक्रवाहिकाएं, एक जोड़ी शुक्राशय, एक मूत्रमार्ग, प्रोस्टेट तथा काउपर्स ग्लैंड्स और एक शिशन उसमें पाया जाता है। नर जनन अंग तंत्र जिसको हम
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। इसको भी दो भागों में अंगों को विभाजित किया गया है। एक जिनको हम कहते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको बहुत ध्यान से सुनिए और बहुत ध्यान से पढ़ के इसको लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग या जिसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, ये वो वाले ऑर्गन्स होते हैं या वो वाले अंग होते हैं जो युग्मकों का निर्माण करते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ युग्मकों का निर्माण होता है। इसके जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है युग्मक का निर्माण होना। युग्मक का निर्माण होता है नर में वृषण में। वृषण को हम टेस्टिस भी कहते हैं। यहाँ पर वृषण पे टेस्टिस में नर युग्मक या शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसके साथ साथ द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं या जिनको हम एसेसरी या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। ये भी दो होती हैं जिनको हम दो उसमें पढ़ेंगे, सहायक नलिकाएं या डक्ट्स और सहायक ग्रंथि या सहायक एसेसरी ग्लैंड्स। सहायक नलिकाएं जो होती हैं वो होती है रीड टेस्टिस, शुक्र वाहिका या जिसको हम कहते हैं वास एफ्रेंशिया, अधिवृषण एपिडिडाइमस, शुक्र वाहिनी वास डिफरेंशिया। साथ ही साथ सहायक ग्रंथियां भी होती हैं, शुक्राशय, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल या काउपर्स ग्रंथि। ये अंग ना तो किसी प्रकार के हार्मोन्स का स्रावन करते हैं और ना ही युग्मक बनाते हैं, परंतु ये प्रजनन में एक विशिष्ट भूमिका निभाते हैं, उसमें सहायता करते हैं कि किस तरीके से प्रजनन की क्रिया में सहायता करके ये जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है उसको यूरेथ्रा तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। नर जनन तंत्र के बारे में बात की तो अब हम एक एक अंग को इसमें लेके चलेंगे कि उसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, उसमें कौन से अंग में शुक्राणु का निर्माण होता है, कौन से अंग शुक्राणुओं को लेके जाते हैं और शुक्राणु कहाँ बनते हैं, कौन सी कोशिकाओं में बनते हैं, इन सब के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हमारे इसमें नर में वो है वृषण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिस। यह एक जोड़ी पाया जाता है जो कि एक वृषण कोश के अंदर स्थित होता है। यहाँ पर आप स्लाइड में देख रहे हैं कि ये वृषण जिसको हम टेस्टिस कहते हैं और ये एक वृषण कोश, एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसको हम इंग्लिश में स्क्रोटम कहते हैं, इसके अंदर स्थित होता है, लेकिन यह शरीर के बाहर स्थित होता है। तो एक जोड़ी वृषण शरीर के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। ये शरीर के बाहर क्यों स्थित होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि ये एक जोड़ी वृषण शरीर के बाहर क्यों स्थित होता है। वृषण कोश में शरीर के बाहर स्थित होता है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है वो कम होना चाहिए, क्योंकि इसी तापमान में, कम तापमान में ही शुक्राणुओं का जनन होता है या शुक्राणुओं का निर्माण की प्रक्रिया ज्यादा तापमान में नहीं होती है, कम तापमान में ही होती है। इसलिए जो वृषण है वृषण कोश में बाहर स्थित होते हैं। इसी में वृषण की जब हम देखते हैं कार्ड को, उसमें हम देखते हैं कि इसमें आप देख रहे हैं कि चेम्बर्स बने हुए हैं। ये वृषण में लगभग 250 की संख्या में ये चेम्बर्स बने हुए होते हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर केवल 4 चेम्बर्स बनाए हुए हैं। ये चारों चेम्बर्स लगभग, ये 4 नहीं होते हैं, ये 250 के करीब होते हैं और इनको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल या हिंदी में हम कहते हैं वृषणीय पिंडक। ये वृषणीय पिंडक जो होते हैं 250 की संख्या में होते हैं। इन वृषणीय पिंडक जो होते हैं इसके अंदर अति कुंडलित, बहुत ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं शुक्र जनन नलिका। इसकी संख्या
1 से 3 होती है। ये शुक्रजन नलिकाएं जो होती हैं, ये नलिकाएं ही शुक्रजन का निर्माण करती हैं। इन शुक्रजन नलिकाओं के बीच में बहुत सारी रुधिर वाहिकाएं, तंत्रिकाएं, कोशिकाओं के छोटे छोटे समूह भी पाए जाते हैं। और इन्हीं के बीच में आप देख रहे हैं कि कुछ एक स्टार के शेप में मैंने आपको बताया कि कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स या हिंदी में हम इसको कहते हैं अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये अंतराली कोशिकाएं बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि ये टेस्टोस्टेरॉन जो कि नर हार्मोन होता है उसका स्रावन करती हैं और उसके साथ साथ नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करती हैं। यहाँ पर वृषण में यहाँ पर स्थित जो शुक्रजन नलिका है, यहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है और इन्हीं अंतराली कोशिकाओं के द्वारा जो है एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरॉन जो कि नर हार्मोन होता है उसका निर्माण होता है। इसीलिए ये जो जनन की प्रक्रिया होती है ये किशोरावस्था से चालू हो जाती है, 13 से 14 वर्ष के बीच में। जब परिपक्व हो जाते हैं तब ये प्रक्रिया शुरू होती है और तभी ये क्यों होती है? क्योंकि तभी ये मेल हार्मोन्स जो है उनका स्रावन शुरू हो जाता है। अब हम यदि इसकी काट को देखें, किसकी? शुक्रजन नलिका जो है, जनक नलिका, इसकी हम काट का चित्र देखेंगे। यहाँ पर से हम इसको बीच में से ये पूरी एक लंबी कर दी, हमने उसको काट दिया। काट के हम देखेंगे तो इसमें हमें 2 प्रकार की कोशिकाएं दिखती हैं। ये मैंने 2 अलग अलग कोशिकाएं आपको बना के बताई, इसमें हमने क्रॉस बना दिया और एक जीरो बना दिया है। क्रॉस वाली सर्टोली कोशिकाएं और दूसरी कहलाती हैं स्पर्मेटोगोनिया। इसको हम बहुत अच्छे से और अध्ययन कर सकते हैं। ये है स्पर्मेटोगोनियम जो कि एक लेयर की एपिथेलियम की बनी हुई होती है और इसी में एक बड़ी सी कोशिका जिसको हम कहते हैं सर्टोली कोशिका या सर्टोली सेल्स होती हैं। इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। स्पर्मेटोगोनियम स्पर्मेटिड्स का निर्माण करती है, अर्थात शुक्र जनन करती है, शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं और ये शुक्राणु जो है ये सर्टोली कोशिकाओं में धसे हुए होते हैं और इनके सिर मध्य की ओर, जैसे कि आप देख रहे हैं चित्र में कि सिर मध्य की ओर धसे हुए होते हैं और इनका काम होता है सर्टोली कोशिकाओं का पोषण देना। इन शुक्राणुओं को जो निर्मित होते हैं उनको पोषण देने का कार्य ये सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए कि शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है और सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है। शुक्राणुओं का निर्माण ये स्पर्मेटोगोनियम जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर होता है शुक्राणुओं का निर्माण, और सर्टोली कोशिकाओं जो है उनको पोषण प्रदान करती हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें कुछ सहायक नलिकाएं भी पाई जाती हैं जिसके बारे में आपको अभी बताया था। रीट टेस्टिस, शुक्रवाहिका, वास एफ्रेंशिया, अधिवृषण, एपिडिडाइमस और शुक्रवाहिनी। शुक्र यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये देख रहे हैं आप, बहुत ज्यादा कुंडलित स्ट्रक्चर है। यहाँ पर शुक्राणुओं का जब निर्माण होता है तो वृषण की प्रत्येक शुक्रजन नलिका से एक एक पतली नली निकलती है। ये दिख रहे हैं, पतली नलिकाएं निकलती हैं। इन नलिकाओं को हम कहते हैं वास एफ्रेंशिया। ये सभी वास एफ्रेंशिया वृषण से बाहर आकर एक जाल सा निर्मित करती हैं। ये जाल सा बनाती, इस जालक को हम कहते हैं रीट टेस्टिस। यही जाल जो है इसको हम कहते हैं रीट टेस्टिस। ये जो रीट टेस्टिस है, ये जो जालक है, ये एक मोटी सी फिर कुंडलित नली में निकलता है जिसको हम कहते हैं एपिडिडाइमस या अधिवृषण। यहाँ ये अधिवृषण जो है ये अति कुंडलित और मोटा होता है। यहीं पर क्यों होता है? क्योंकि यहीं से इसके अंदर शुक्राणुओं का परिपक्वन और संग्रहण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
और इसके बाद शुक्राणु जो है होते हुए ये वास डिफरेंस से पहुंचकर होते हुए ये यूरेथ्रा में पहुंचा दिया जाता है। तो शुक्र जनन कोशिकाओं के बीच में कुछ और कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। देखिए आप, ये शुक्र जनन कोशिकाओं का अपन ने कार्ड देखा था, उस कार्ड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ कोशिकाएं मैंने पहले भी चित्र में बताई थी, जिनको हम कहते हैं लेडिक सेल्स। ये लेडिक सेल्स का काम होता है शुक्राणुओं को में हार्मोन्स का स्त्रावण करना। लिख लीजिए, चाहे तो आप इसको पॉइंट को आप लिख सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मेल हार्मोन्स का स्त्रावण करते हैं और अन्य एंड्रोजेंस या लिंग हार्मोन्स का स्त्रावण करते हैं, जो कि नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन पॉइंट्स को आप बिल्कुल नोट करते चले जाइए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से 5 नंबर के प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। सहायक नलिकाओं का कार्य क्या होता है? जैसे कि अभी मैंने बताया कि सहायक नलिकाएं 4 होती हैं, रीट टेस्टिस, वास इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस और वास डिफरेंस। तो सहायक नलिका का क्या कार्य होता है, यह पूछा जाता है कई बार। सहायक नलिका का कार्य वृषण में बने नर युग्मकों को किसी तरह से यूरेथ्रा में पहुंचा दे और यूरेथ्रा के बाहर द्वारा जो है वो बाहर निकाल दे। इसमें रीट टेस्टिस क्या करता है? रीट टेस्टिस नर युग्मक शुक्र नलिका से बाहर आता है। ये सहायक नलिकाओं का कार्य होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम जानेंगे कि इसमें जो सहायक ग्रंथियां होती हैं वो कौन सी होती हैं और उनका कार्य क्या होता है। सहायक ग्रंथियां होती हैं शुक्राशय, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रा। शुक्राशय, जिसको हम कहते हैं सेमाइनल वेसिकल इंग्लिश में, यह एक तरल प्रकार का पदार्थ स्रावित करता है, जो कि वीर्य का अधिकांश भाग बनाता है और इसमें फ्रक्टोज, प्रोटीन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स रहते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि में से एक प्रकार का दूधिया पदार्थ का स्रावण होता है, जिसके अंदर साथ साथ में साइट्रेट, फॉस्फेट और बहुत सारे प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स भी होते हैं। बल्बोयूरेथ्रल, जिसको हम काउपर्स ग्रंथि भी कहते हैं, यह एक तरल पदार्थ स्रावित करती है, जो कि लुब्रिकेशन में सहायता करता है। तो बच्चों, आज आपने बहुत अच्छे से इसका अध्ययन कर लिया है। अब हम बताते हैं कि इसका जो पूरा किस तरीके से, किस रूट को शुक्राणु जो निर्मित होता है वो कहाँ से कैसे जाता है और कैसे वो यूरेथ्रा तक पहुँचता है। तो इसका जो रूट होता है वो कौन सा रूट होता है, यहाँ पर देख रहे हैं आप। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अर्थात शुक्र जनन नलिका से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये शुक्राणु निर्मित होकर रीट टेस्टिस के द्वारा वास इफ्रेंशिया से होते हुए अधिवृषण में पहुंचते हैं। यहीं पर उन शुक्राणुओं का परिपक्वन और संग्रहण होता है। इसके पश्चात वे जाते हैं वास डिफरेंस, जो कि एक 30 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, जो कि शुक्राशय में खुलती है और शुक्राशय से होते हुए ये उसमें शुक्राणुओं को शुक्राशय में लाती है और सीधे जाके यूरेथ्रा में उसको खोल देती है। अर्थात जो शुक्राणु यहाँ निर्मित होता है वो यूरेथ्रा तक पहुंचा दिया जाता है इस रास्ते के माध्यम से। प्राथमिक लैंगिक अंग से किसका निर्माण होता है? दूसरा प्रश्न, युग्मक जनन से आप क्या समझते हैं? सहायक जनन अंग कौन से हैं? वृषण कोश में शरीर के बाहर क्यों स्थित होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार पूछा भी जाता है, नीट में अक्सर पूछा जाता है कि वृषण कोश में शरीर के बाहर क्यों स्थित होता है। तो इसका आपको जवाब देना चाहिए
कि वृषण वृषण कोश में शरीर के बाहर स्थित होता है ताकि वो शरीर के तापमान से 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान को मेंटेन कर सके। इसका मेंटेनेंस भी जो है वो 2 प्रकार की मसल्स से होता है, जिसको हम कहते हैं डार्टॉस मसल्स होती हैं और एक कारमास्टर क्रेमास्टर मसल्स होती हैं, जो कि इसमें सहायता करती हैं तापमान को बनाए रखने के लिए। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अंतराली कोशिका का क्या कार्य है। अंतराली कोशिका या जिसको हम लेडी कोशिका भी कहते हैं, इसका कार्य होता है हार्मोन्स को उत्पन्न करना। और सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है। सर्टोली कोशिकाएं, जैसा कि आप जानते हैं कि सर्टोली कोशिकाएं जो है जो शुक्राणु बन जाते हैं उनमें पोषण देती हैं ताकि वो अपना कार्य कर सकें।